हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 30। रुचिका के पापा मोंटी और उसके मम्मी पापा के साथ घर पहुंचे। रुचिका अपने कमरे में थी और उसकी मम्मी किचन में। वही कुकू हॉल में उन सब के आने का इंतजार कर रही थी। सभी अंदर आए। जैसे ही कुकू ने मोंटी को देखा, खुशी से अपना हाथ हिलाया। शर्मा जी ने जब घूर कर उसे देखा तो झेंपते हुए उसने हाथ नीचे किया और मोंटी के मम्मी पापा से कहा, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कैसी हो? मोंटी के पापा ने कहा, मैं ठीक हूँ अंकल, आप लोग बैठिए, मैं मम्मा को बुलाकर लाती हूँ। कहकर कुकू किचन की ओर चली गई। मोंटी के मम्मी पापा सोफे पर आ बैठे। रुचिका के पापा ने देखा मोंटी अभी तक खड़ा है तो उन्होंने मोंटी से बैठने का इशारा किया। मोंटी सोफे पर आ बैठा और रुचिका के पापा ठीक उसके सामने खाली पड़े सोफे पर। मोंटी ने नजरें उठाकर उन्हें देखा और फिर नजरें झुका ली। रुचिका की मम्मी किचन से बाहर आई, सबको नमस्ते कहा और सोफे पर आ बैठी। सभी खामोश बैठे इधर उधर देखते रहे। कुछ देर बाद कुकू चाय लेकर आई और कहा, चाय लीजिए भाई साहब। रुचिका के पापा ने अपने समधी से कहा और फिर सब चाय पीने लगे। कुकू वहां से अंदर चली गई क्योंकि बड़ों के बीच बैठने की परमिशन उसे नहीं थी। चाय खत्म करने के बाद मोंटी के पापा ने अपना गला साफ किया और कहा, देखिए भाई साहब, मोंटी और बहू ने गुस्से में आकर जो भी कदम उठाया वो सही नहीं है और ऐसी छोटी मोटी लड़ाई झगड़े तो पति पत्नी के बीच होते रहते हैं। बेहतर इसी में है कि इन दोनों को एक मौका दिया जाए ताकि ये अपनी गलती सुधार ले। रुचिका के पापा ने मोंटी को देखा और गुस्से से कहा, गलती तो तब सुधरेगी ना समधी जी जब दामाद जी का दिमाग शांत होगा। आप जरा पूछिए अपने बेटे से, उस दिन ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने जो ये बिना बताए घर से चले गए और यहाँ इनकी सास खाने के लिए इनका इंतजार कर रही थी। मोंटी के पापा ने एक नजर मोंटी को देखा और कहा, ये बच्चा है, गरम खून है, छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेना आजकल के बच्चों की आदत है। पर आप और हम तो बड़े हैं, हमें तो बच्चों को समझना चाहिए। बहू को भी पति पत्नी के बीच की बात को यूं आपसे नहीं कहना चाहिए था। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक बेटी अपनी परेशानी अपने बाप को ना बताए? रुचिका के पापा ने थोड़ा गुस्से से कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उसके पिता हैं, वो आपको बता सकती है, लेकिन आपसे भी पहले उसे मोंटी से इस बारे में बात करने की जरूरत थी। कई बार क्या होता है कि बिना एक दूसरे से बात किए हम अपनी समस्याओं के लिए दूसरों से सलाह लेना शुरू कर देते हैं। अब सामने वाले को क्या पता कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। अब रुचिका आपकी बिटिया है, वो आपसे आकर कुछ कहेगी तो आप पहले उसकी बात का विश्वास करेंगे या मोंटी का? आप रुचिका की बात को सही मानेंगे, वैसे ही जैसे हमने मोंटी की बात को सच माना। पर गलत तो दोनों है ना। अगर ये दोनों अपनी शादी में परेशान थे तो पहले इन्हें बैठकर एक दूसरे से बात करने की जरूरत थी। उसके बाद नहीं समझ आता तो हम बैठे थे। बहू अपने घर चली आई, उसने हमसे या इनसे बात कहीं नहीं की। मोंटी के पापा ने मोंटी की मम्मी की तरफ इशारा करके कहा। रुचिका के पापा को धीरे धीरे बात समझ आ रही थी। उन्होंने गुस्से से थोड़ा तेज आवाज में कहा, रुचि, रुचि। रुचिका अपने कमरे से बाहर आई। उसने एक नजर मोंटी को देखा जो कि सर झुकाए खड़ा था और अपने पापा के पास आकर कहा, जी पापा। तुम्हारे और दामाद जी के बीच जब बात बिगड़ रही थी तब क्या तुमने अपने सास ससुर को बताया? रुचिका के पापा ने कठोरता से पूछा। नहीं पापा, रुचिका ने कहा। अब आप बताइए, जब हमें किसी बात का पता ही नहीं होगा तो बेटा बहू को क्या समझाएंगे? अरे दोनों बच्चे घर से दूर अपनी अलग दुनिया में रहते हैं, वहां क्या हो रहा है क्या नहीं या आपको और हमको तो पता नहीं से पता चलेगा ना। मोंटी के पापा ने कहा, भाई साहब मैं मानती हूं दोनों बच्चों ने छोटी सी बात को खींचकर बड़ा बना लिया, लेकिन दामाजी को रुचि पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। इस बार रुचिका की मम्मी ने कहा। मोंटी के पापा ने जैसे ही सुना मोंटी ने रुचिका पर हाथ उठाया है तो उन्होंने अपनी जगह से उठते हुए गुस्से से कहा, इसकी इतनी हिम्मत कि ये घर की लक्ष्मी पर हाथ उठाए, इसे तो हम। कहते हुए उन्होंने मोंटी को मारने के लिए जैसे ही हवा में हाथ उठाया, रुचिका बोल पड़ी, पापा मोंटी ने कुछ नहीं किया है, सब मेरी ही गलती थी। मैंने मोंटी से नाराज होकर पापा से झूठ कहा कि मोंटी ने हाथ उठाया है।
मोंटी के पापा रुक गए और हैरानी से रुचिका को देखने लगे। साथ ही रुचिका के मम्मी पापा भी हैरान थे कि रुचिका ने उनसे ऐसा झूठ क्यों कहा, लेकिन वे नहीं जानते थे कि मोंटी को बचाने के लिए रुचिका ऐसा कर रही थी। सामने बैठा मोंटी जानता था कि रुचिका झूठ बोल रही है। उसने रुचिका की तरफ देखा तो रुचिका की नजरें उसकी नजरों से जा मिली। मोंटी का दिल धड़का और उसने कहा, रुचिका झूठ कह रही है। गुस्से में आकर मैंने रुचिका पर हाथ उठाया था। रुचिका ने सुना तो नम आंखों से मोंटी को देखने लगी। रुचिका और मोंटी दोनों के पापा एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे और फिर मोंटी के पापा ने चिढ़ते हुए कहा, या तो तुम दोनों झगड़ लो या फिर एक दूसरे की तरफदारी कर लो। जब तुम दोनों को एक दूसरे की इतनी परवाह है तो फिर ये नाटक क्यों फैलाया? क्यों दोनों घरों को इतना परेशान कर रहे हो? शांत हो जाइए भाई साहब। मुझे लगता है हमें ये फैसला इन दोनों को करने देना चाहिए कि इन्हें आगे साथ रहना है या नहीं। आप दोनों अकेले में जाकर बात कर सकते हैं। रुचिका के पापा ने कहा तो मोंटी कुछ देर खामोश वहीं बैठा रहा और फिर उठकर रुचिका के साथ चला गया। मोंटी के पापा और मम्मी रुचिका के मम्मी पापा के साथ बातें करने लगे। काफी समय बाद दोनों परिवार मिले थे और अपने बच्चों की गलती की वजह से इस मिलने के आनंद को खराब करना नहीं चाहते थे। हमने सुना है आपके यहाँ की कचौड़ियां बहुत फेमस है। बातों बातों में मोंटी के पापा ने कहा, सही सुना है आपने। इसी बात पर क्यों ना गर्मा गर्म कचौड़ियां हो जाए। रुचिका के पापा ने खुश होकर कहा, मैं अभी बनाती हूँ। रुचिका की मम्मी ने उठते हुए कहा तो मोंटी की मम्मी भी उनकी मदद करने के लिए उनके साथ साथ चली गई। मोंटी की मम्मी जहां घबरा रही थी कि कहीं मोंटी और रुचिका की शादी में किसी तरह की कोई परेशानी ना आ जाए, वहीं रुचिका के पापा और मोंटी के पापा की समझदारी ने इस शादी को टूटने से बचा लिया और रुचिका मोंटी को भी एक सबक मिल गया। घर की बालकनी में रुचिका और मोंटी खामोश खड़े थे। दोनों में से पहले शुरुआत कौन करे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आज ये खामोशी भी मोंटी को अच्छी लग रही थी। उसे वो पल याद आ गया जब वह पहली बार रुचिका के घर आया था शादी का रिश्ता लेकर। आशीर्वाद अपार्टमेंट, दिल्ली। मिसेस शर्मा अपने किचन में सुबह का नाश्ता बना रही थी। तभी उनके कानों में आवाज पड़ी, जीतेगी भाई जीतेगी, मिसेस आहूजा जीतेगी। हमारी लीडर कैसी हो, मिसेस आहूजा जैसी हो। मिसेस शर्मा ने गैस बंद किया और किचन से बाहर चली आई। घर का दरवाजा खुला था इसलिए आवाज अंदर तक आ रही थी। मिसेस शर्मा बाहर आई और देखा मिसेस आहूजा टिप टॉप बनकर अपार्टमेंट की कुछ महिलाओं के साथ एक एक करके सभी फ्लैट के सामने जाती और उनसे वोट देने की बात करती। बीच बीच में उनके साथ चल रहे लोग नारे लगा रहे थे। मिसेस शर्मा ने मुंह बनाया और जैसे ही जाने लगी, एक महिला की आवाज उनके कानों में पड़ी, क्या बात है मिसेस आहूजा, लगता है इस बार सोसाइटी इलेक्शन में लीडर आप ही बनेगी और आप ही जीतेंगी। मिसेस आहूजा ने सुना तो ठहाका मारकर हंसी और कहा, एकदम सही कहा मिसेस सोनी, लेकिन अपनी जीत से ज्यादा खुशी मुझे कुछ लोगों की हार पर होगी। मेरे खिलाफ सोसाइटी में इलेक्शन में खड़े होने की हिम्मत लोग पहले ही कर चुके हैं। अब देखिएगा हार का तमाशा कैसे उनके मुंह पर पड़ता है, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। मिसेस शर्मा ने सुना और गुस्से का घूंट निकलकर अंदर चली गई। उन्होंने दरवाजा बंद किया और भुनभुनाते हुए किचन की तरफ चली आई। उन्हें भी मिसेस आहूजा की तरह सोसाइटी में लोगों से वोट मांगने जाना था, लेकिन घर में इतना काम था और शीतल भी यहाँ नहीं थी। झुंझलाते हुए उन्होंने खुद से कहा, मेरी ही गलती है, मुझे इस वक्त में शीतल को घर से बाहर भेजना ही नहीं चाहिए था। अब पता नहीं वो कब लौटेगी और यहाँ ये मिसेस आहूजा सब वोट अपने हक में ले लेंगी। क्या हुआ भाग्यवान, सुबह सुबह अकेले में किससे बातें कर रही हो? मिस्टर शर्मा ने हॉल में पड़े अखबार को उठाकर सोफे पर बैठते हुए पूछा। मिसेस शर्मा उनके लिए चाय लेकर आई और कहा, किससे क्या, खुद से ही बातें कर रही हूँ। वो मिसेस आहूजा सोसाइटी की औरतों को अपने साथ लेकर घूम रही है। मुझे तो लगता है इस बार वही जीतेगी। तुम क्यों खामखा परेशान हो रही हो? अपार्टमेंट के लोग बहुत समझदार हैं, उन्हें पता है किसे अपना लीडर बनाना है और किसे नहीं। इसलिए तुम सब ये चिंता छोड़ो और बताओ नाश्ते में क्या है।
मिस्टर शर्मा ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, आपको तो बस खाने की पड़ी है, कुछ नहीं बनाया है मैंने। ये चाय है और वो रहा बिस्किट का डिब्बा। मैं भी जा रही हूँ अपने लिए वोट सेव करने, मिस्टर शर्मा ने गुस्से से भुनभुनाते हुए कहा और वहां से चली गई। अरे लेकिन मेरा नाश्ता, मिस्टर शर्मा ने पीछे से आवाज दी तो मिस्टर शर्मा ने जाते जाते पलट कर कहा, मिस्टर आहूजा की तरह खुद बना लीजिए, जैसे वो अपनी पत्नी को सपोर्ट करते हैं। पता नहीं आप कब करेंगे। मिस्टर शर्मा के जाने के बाद मिस्टर शर्मा ने चाय का कप उठाया और एक घूंट भरकर कहा, उसे सपोर्ट नहीं बीवी का डर कहते हैं। राज मिसेज आहूजा से मिलने आया था, लेकिन अपार्टमेंट में उसका आना मना था, इसलिए वह बाहर ही उनका इंतजार करने लगा। बालकनी में खड़ी बिट्टू ने जब राज को सोसाइटी के गेट के बाहर खड़े देखा तो उसे कैफे वाली बात याद आ गई। राज के बारे में वह कुछ नहीं जानती थी, उसे बस इतना पता था कि उसकी मम्मी इस लड़के के साथ कैफे में बैठी थी, लेकिन क्यों ये बिट्टू नहीं जानती थी। वह पढ़ने के बहाने बालकनी में यहाँ वहां घूमते हुए राज पर नजर रखने लगी। कुछ देर बाद जैसे ही उसकी नजरें राज से मिली, राज ने मुस्कुराकर उसे देखा और अपना हाथ हिला दिया। बिट्टू जल्दी से पलट गई। वह राज को नहीं जानती थी, इसके बावजूद उसने ऐसा क्यों किया। डरते डरते बिट्टू ने उस तरफ देखा तो पाया कि राज उसे ही देख रहा था। घबराकर उसने किताब बंद की और अंदर चली गई। राज को फ्लैट की तरफ देखते पाकर मिसेज आहूजा ने उसकी बाह पकड़ी और उसे साइड में लाकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और क्या देख रहे हो ऊपर? मैं आपसे मिलने आया था। उस दिन आपने मुझसे कहा था कि ये इलेक्शन जीतने के लिए आप कुछ भी करेंगी। राज ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा। हाँ कहा था, मिसेज आहूजा ने दबी जबान में कहा। मुझे इस अपार्टमेंट में एंट्री चाहिए। अगर आपने ये कर दिया तो ये इलेक्शन में आपको चुटकियों में जितवा दूंगा। राज ने अपनी बात रखी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम जानते हो ना मिसेस शर्मा की बहू शीतल की वजह से तुम्हें इस अपार्टमेंट में आने की परमिशन नहीं है। ये मैं नहीं कर सकती। कुछ और बोलो, मिसेज आहूजा ने दांत पीसते हुए कहा। तो फिर क्या मैं आपके पति को हमारी ये प्यारी प्यारी तस्वीरें दिखा दूं? मेरे ख्याल से उन्हें ये बहुत पसंद आएगी। राज ने अपने फोन को मिसेज आहूजा के सामने करके कहा, जिसमें कैफे वाली मुलाकात की कुछ तस्वीरें थी। ये देखकर मिसेज आहूजा हैरान रह गई और कहा, तो अब तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे? राज मुस्कुराया और मिसेज आहूजा के थोड़ा करीब आकर कहा, मिसेज आहूजा, अपने फायदे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कल तक इस अपार्टमेंट में एंट्री या फिर आपके पति के नंबर है मेरे पास। कहकर राज वहां से चला गया और मिसेज आहूजा ने अपना सर पीटते हुए कहा, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने इस आदमी से मदद मांगी थी और अब ये मेरे ही सर पर नाच रहा है। मिसेज आहूजा, आप वहां क्या कर रही हैं? सब आपका इंतजार कर रहे हैं। सोसाइटी की एक महिला ने आवाज दी तो मिसेज आहूजा अंदर चली आई। चंडीगढ़ अभी का घर। विपिन जी और आराधना फ्रेश होकर कमरे से बाहर आए। सौंदर्या भोला से कहकर डाइनिंग पर नाश्ता लगवा चुकी थी। शीतल ने देखा नैना के मम्मी पापा आए हैं तो वे उनसे आकर मिली। विपिन जी ने देखा नैना और अभी तक नहीं लौटे हैं तो उन्होंने सौंदर्या से कहा, नैना और दामाद जी नहीं आए? मैं उन्हें फोन कर लेता हूँ। सार्थक ने सुना तो उनके पास आया और कहा, अरे अंकल, अभी कुछ देर पहले ही मेरी नैना से बात हुई थी। उसने हम सबको बाहर ही बुलाया है, अभी के ऑफिस। आप दोनों नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं। विपिन जी ने सुना तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा। फिर ख्याल आया कि नैना अक्सर ऐसी अजीबोगरीब चीजें किया करती थी, इसलिए उन्होंने कहा, पहले नैना से मिल लेते हैं, उसके बाद सब साथ में ही खाएंगे। चले भाई साहब? हाँ हाँ चलिए, चौधरी साहब ने कहा और विपिन जी के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गए। सौंदर्या भी आराधना को साथ लेकर आगे बढ़ गई। सार्थक शीतल के पास आया और उसे निबी का ख्याल रखने का बोलकर सबके साथ चला गया। शीतल निबी के पास चली आई। उसे सोते देखकर शीतल गेस्ट रूम में नहाने चली गई। जब वह नहा कर आई तो उसने देखा निबी अपने कमरे में नहीं है। निबी को वहां न देखकर शीतल घबरा गई। उसने निबी को पूरे घर में ढूंढ लिया, लेकिन निबी उसे कहीं दिखाई नहीं थी। शीतल ने सार्थक को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन नहीं लगा। शीतल को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे।
उसे परेशान देखकर भोला ने घर के गार्ड को बाहर देखने को कहा और वह भी शीतल के साथ निधि को ढूंढने लगा। सार्थक सबको लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। सभी गाड़ी से नीचे उतरे। विपिन जी ने देखा और घबराहट भरे स्वर में कहा, हम यहाँ क्यों आए हैं? मेरे साथ आइए, चौधरी साहब ने कहा और सबको साथ लेकर अंदर चले आए। जैसे जैसे विपिन जी कदम बढ़ा रहे थे, उनका दिल किसी अनहोनी के डर से धड़का जा रहा था। चौधरी साहब विपिन जी, आराधना, सौंदर्या और सार्थक के साथ वेटिंग एरिया में आकर बैठ गए। आराधना की बेचैनी बढ़ने लगी तो उसने कहा, भाई साहब, आप हमें हॉस्पिटल लेकर क्यों आए हैं? नैना और दामाद जी कहाँ हैं? चौधरी साहब आराधना के सवाल का कुछ जवाब देते इससे पहले ही अभी वहां आया और नैना की मम्मी पापा को वहां देखकर हैरान रह गया। उसने आकर उनके पैर छुए तो विपिन जी उठे और अवी के कंधों को थाम कर कहा, नैना कहाँ है बेटा जी? आप यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? क्या नैना को कुछ हुआ है? अवी ने कुछ नहीं कहा, फिर बस विपिन जी की आंखों में एकटक देखता रहा, जिनमें डर और तकलीफ के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। तो दोस्तों, ये था लव यू जिंदगी भाग 30। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहिए लव यू जिंदगी मेरे साथ। बाय बाय।